प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। अर्धसूत्री विभाजन के परिचय के बारे में जिसमें हमने ये जाना था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं और उन 4 कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से आधी होती है। विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि कोई भी विभाजन, चाहे वह समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री, उसमें केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो केंद्रक द्रव्य विभाजन में जो अवस्थाएं होती हैं, जो प्रावस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके बारे में हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने ये जाना था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में भी प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम, टीलोफेज प्रथम, ये अवस्थाएं आती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ये आती हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसमें कई सारी उप प्रावस्थाएं होती हैं, उनके बारे में। यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ये दूसरा वीडियो है और उसमें भी हम केंद्रक द्रव्य विभाजन जो होगा अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जो प्रावस्थाएं होंगी, पूर्वावस्था प्रथम, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, प्रोफेज फर्स्ट या जो प्रथम पूर्वावस्था होती है, यह सबसे लंबी और जटिल होती है और इसमें 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे जिनको हम लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कहते हैं। इनमें ये अवस्थाएं होने के कारण ही यह एक लंबी प्रावस्था होती है ना। पूर्वावस्था या जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें कितनी उप अवस्थाएं होती हैं? 5, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन सभी में अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। यानी पूर्वावस्था प्रथम, प्रोफेज फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं इन 5 को मिलाकर। यानी जो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होगी, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे हम? प्रोफेज फर्स्ट कहेंगे, पूर्वावस्था प्रथम कहेंगे। तो इन 5 में क्या घटनाएं होती हैं? सबसे पहली घटना तो होती है गुणसूत्र का मोटा अर्थात संघनित होना। लैप्टोटीन प्रावस्था में क्या होगा? गुणसूत्र मोटे होकर संघनित हो जाएंगे। समजात गुणसूत्रों का आपस में युग्मन, गुणसूत्र जोड़े बना लेंगे और इस जोड़े बनाने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहेंगे, सूत्र युग्मन कहेंगे, है ना। इसी दौरान गुणसूत्र आपस में अपने खंडों का आदान प्रदान करेंगे और एक्स की आकृति के कुछ स्थान बन जाएंगे, जिन्हें काइज़मेटा कहेंगे, है ना। काइज़मेटा जहाँ बनेंगे, उन्हीं स्थान पर गुणसूत्र खंड यानी जीन का आदान प्रदान होगा, जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। यह घटना पैकाइटीन उप प्रावस्था में होगी। गुणसूत्र संचलन, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव की तरफ गमन करेंगे। और काइज़मा टर्मिनाइजेशन, काइज़मा समाप्तिकरण, काइज़मा का ख़त्म होना। तो ये पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज फर्स्ट में ये घटनाएं होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 उप अवस्थाएँ हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इनके बारे में अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली अवस्था आती है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में पूर्वावस्था प्रथम की एक उप अवस्था है। इसमें जालिकावत गुणसूत्र केंद्र में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पतले तंतुमय गुणसूत्र केंद्रक में दिखाई देते हैं। ये पतले और एकुंडलित होते हैं। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी दिखाई देने लगती है। इसके आकार में वृद्धि होने लगती है। और इसके आकार में वृद्धि क्यों होती है? आरएनए संश्लेषण के कारण।
अर्धसूत्री विभाजन पूर्व अंतरावस्था की असुप्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति बनने के कारण लैप्टोटीन का प्रत्येक गुणसूत्र इस प्रावस्था तक 2 अर्धगुणसूत्रों द्वारा निर्मित दिखाई देने लगता है। वही जो हमने समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में पढ़ा था, यानी प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड या 2 अर्धगुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लगता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि लैप्टोटीन में जो गुणसूत्र होंगे वो बीडेड दिखाई देंगे। मणि का मैं जैसे मणिये होते हैं उस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। यह कुंडलित हेटेरोक्रोमेटिन का भाग होती है जो निश्चित दूरी पर अकुंडलित क्रोमेटिन धागों के मध्य स्थित रहते हैं तथा उभरे हुए दिखाई देते हैं। वर्णकणिकाओं व उनके बीच की दूरी प्रत्येक जाति का विशिष्ट लक्षण होता है जिनके आधार पर जाति की पहचान की जा सकती है। आज यह निश्चित है कि उभरे हुए स्थान जिन्हें पहले वर्णकणिकाएं कहते थे वास्तव में न्यूक्लियोसोम है। तो लैप्टोटीन अवस्था में जो है गुणसूत्र हैं वो अर्ध गुणसूत्रों में दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्र बीडेड होंगे। जैसे मणिये होते हैं, माला होती है, उस माला में बहुत सारे मणिये होते हैं, उस प्रकार के दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ए डायग्राम है, इसमें जगह जगह जो मणिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो लैप्टोटीन अवस्था की संरचनाएं हैं। यानी लैप्टोटीन में गुणसूत्र और मणियों जैसी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं असल में उन स्थानों पर जीन एक तरीके से इकट्ठा होते हैं। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में, डीएनए का एक मॉडल है डीएनए पैकेजिंग का कि वहाँ पे डीएनए किस प्रकार से पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो हुई लैप्टोटीन की बात। जाइगोटीन में क्या होता है विद्यार्थियों? महत्वपूर्ण बात जाइगोटीन की है वह यह है कि इस प्रावस्था में केंद्रक गुणसूत्र युग्म जोड़े बनाते हैं। यानी केंद्रक में जो गुणसूत्र होंगे वो किस में पाए जाएंगे? जोड़ों में पाए जाएंगे। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो बी जो डायग्राम है उसमें यहाँ पे टोटल 6 गुणसूत्र हैं और 3 जोड़े हैं उनके, है ना, 3 जगह इकट्ठे हो रहे हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सिनेप्सिस, यानी जो समजात गुणसूत्र हैं उनके जोड़े जाइगोटीन अवस्था में बनते हैं। कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उनके आधे युग्म बनते हैं। जैसे 14 गुणसूत्र होते हैं मटर में तो उनके 7 जोड़े बनेंगे, 10 गुणसूत्र होंगे तो 5 जोड़े बनेंगे, 6 गुणसूत्र होंगे तो 3 जोड़े बनेंगे, है ना। लंबाई, मोटाई, जीन संख्या व रासायनिक गुणों में समान गुणधर्म वाले गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर्षित होकर युग्म बना लेते हैं। ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी जो गुणसूत्र लंबाई में, मोटाई में, जीन संख्या और रासायनिक गुणों में समान होंगे उन्हीं के जोड़े बनते हैं। और जो गुणसूत्र जोड़े बनाएंगे उनको समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े बनेंगे उनको युगली या बाइवेलेंट कहेंगे। और समजात गुणसूत्रों के युग्मन को, इस प्रक्रिया को जब जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाएंगे, यह घटना सिनेप्सिस यानी सूत्र युग्मन कहलाती है। यहाँ पर सूत्र गुणसूत्र से लिया गया है और युग्मन का मतलब पेयरिंग। तो क्रोमोसोम पेयरिंग को ही दूसरे शब्दों में हम सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन कहते हैं। और इसके बाद गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। और इस प्रावस्था की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि हमने पढ़ा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन की अंतरावस्था होती है उसमें संपूर्ण डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। 0.3% जो डीएनए बच जाता है जाइगोटीन अवस्था में उसका प्रतिकृतिकरण होता है। और जाइगोटीन अवस्था में जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है उसे जाइगोटीन डीएनए संश्लेषण यानी जेड डीएनए संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये जाइगोटीन अवस्था में होता है। इसमें ही विशिष्ट न्यूक्लियोलर प्रोटीन का संश्लेषण, समजात गुणसूत्रों का युग्मन, सूत्र युग्मन, संकुल आदि का निर्माण होता है। और गुणसूत्र पूरी तरीके से युग्मों में, जोड़ों में पाए जाते हैं। इसके बाद आती है विद्यार्थियों पैकाइटिन अवस्था। पैकाइटिन अवस्था क्या है?
अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रोफेज यानी पूर्वावस्था प्रथम की एक अवस्था है ना। पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय एक महत्वपूर्ण परिघटना है। विद्यार्थियों, हम ये पहले भी जान चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान ही क्या है, जीन विनिमय है। तो जीन विनिमय भी कौन सी उप अवस्था में होता है, पैकाइटिन अवस्था में। पैकाइटिन अवस्था में प्रमुख रूप से जो परिघटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि केंद्रिक यानी जो केंद्रिका है वह बड़ी और केंद्रिक संगठन क्षेत्र से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समजात गुणसूत्र यानी गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं जिन्हें युगली कहेंगे। युगली में 4 अर्धगुणसूत्र होंगे, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्धगुणसूत्र होंगे ना, तो टोटल कितने हो गए, 4, जिन्हें क्या कहेंगे, चतुष्क यानी टेट्राड अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो 0.3% डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो पूर्ण हो जाता है। और ये किस लिए ज़रूरी होता है, जीन विनिमय के लिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए। डीएनए का प्रतिकृतिकरण द्वारा संश्लेषण होता है। यह वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन से पूर्व अंतरावस्था में संपन्न संश्लेषण पैकाइटिन में समाप्त हो जाता है। पैकाइटिन में समजात गुणसूत्रों में विनिमय द्वारा जीनों का आदान प्रदान होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस अवस्था में युगली और अधिक मजबूती से लिपट जाते हैं। संघनन के कारण गुणसूत्र अधिक मोटे व छोटे हो जाते हैं। उनमें वर्ण कणिकाएँ दिखाई देने लगती हैं। समजात गुणसूत्रों के द्वितीय बनने के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है। आप ये देख सकते हैं पैकाइटिन में यहाँ पर जो सी डायग्राम है, चित्र है, यहाँ पे गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन्हीं खंडों पर गुणसूत्र जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होगा। इसके बाद आती है विद्यार्थियों डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन अवस्था में युग्मित गुणसूत्र विकर्षित होकर एक दूसरे से अलग होते हैं, परंतु पूर्णतया अलग न होकर विनिमय स्थल पर जुड़े रहते हैं, जिन्हें काइज़मा कहते हैं। काइज़मा लगभग सभी पादप जंतुओं में बनते हैं। नर ड्रोसोफिला इसका अपवाद है, नर ड्रोसोफिला में ये नहीं बनते। इस अवस्था में सूत्र युग्मन संकुल अदृश्य हो जाता है तथा 4 अर्धगुणसूत्र पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। यह सबसे लंबी अवधि का होता है। मनुष्य के अंडों में यह कई साल लेती है। अधिकतर जातियों में इस अवस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होने शुरू हो जाते हैं। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिप्लोटीन में गुणसूत्र धीरे धीरे अलग होने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वो जुड़े रहते हैं वहाँ अंग्रेजी के कैपिटल एक्स की आकृति की संरचनाएं बनती हैं। उन्हें काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा वाले स्थान पर ही गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। और डायकाइनेसिस में जो गुणसूत्र खंड हैं, जो काइज़मेटा बने हैं, वो पूरी तरह अलग हो जाते हैं और उनको टर्मिनलाइजेशन कहेंगे। इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग एक समान वितरित किंतु मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं। गुणसूत्र और संघनित होते जाते हैं। इस समय केंद्रक कला और केंद्रिक अदृश्य हो जाते हैं। तर्कु भी अब स्पष्ट होने लगता है। गुणसूत्र टेट्रावैलेंट अवस्था में स्पिंडल की मध्य रेखा की ओर खिसकने लगते हैं। यह मध्य भाग ट्रैक्टाइल फाइबर से संलग्न हो जाते हैं। गुणसूत्र के नंबर व आकार की अध्ययन हेतु यह अवस्था उपयुक्त मानी जाती है। सवाल यह आता है कि गुणसूत्र के आकार की और नंबर के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त रहती है? डाइकाइनेसिस रहती है। डाइकाइनेसिस में काइज़मा की संख्या समाप्त होने लगती है। इसके अंत तक समजात गुणसूत्र अपने सिरों द्वारा ही आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया को अग्रस्थीकरण टर्मिनलाइजेशन यानी उपांति भवन भी कह देते हैं, जिसमें पुनः अभिविन्यास द्वारा गुणसूत्र मात्र सिरे से ही जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हो, यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी होता है। काइज़मेटा जो 2 नंबर चित्र है उसमें 3 नंबर में टर्मिनलाइजेशन है और 4 नंबर में टर्मिनलाइजेशन है, 5 में रोटेशन है। तो इस प्रकार से अग्रस्थीकरण की प्रक्रिया जब काइज़मेटा अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।